आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका समय माना जाता है सामान्यतः 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु था, जिसकी पूर्वी सीमा सरस्वती नदी थी। उत्तर वैदिक काल में जो सभ्यता का केंद्र था वह मध्य देश हो गया, जो सरस्वती से गंगा के दोआब तक विस्तृत था। अब से आर्यों के मुख्य केंद्र मध्य देश में स्थित कुरु और पांचाल हो गए। आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार का स्रोत शतपथ ब्राह्मण है। इसमें बताया गया है कि माधव सरस्वती नदी के तट पर अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ रहते थे। माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया और जैसे ही घृत का नाम लिया, वह अग्नि माधव के मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरा। यह सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर चला, लेकिन सदानीरा नदी, गंडक नदी, जिसे अग्नि द्वारा दग्ध नहीं माना जाता, को जला नहीं पाई। सदानीरा के तट पर विदेह या मिथिला स्थित था, जो माधव का अंतिम पड़ाव था। चूंकि माधव ने विदेह की यात्रा की, इसलिए अब से विदेह माधव कहा जाने लगा। सदानीरा और विदेह पूर्व की ओर आर्यों की सीमा का निर्धारण करते हैं। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हमें दक्षिण के राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में एक नया ढांचा आया, जिसकी प्रमुख विशेषता थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कबायली संरचना में दरार, वर्ण व्यवस्था की विधिवत स्थापना, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय एवं विशेषीकरण, संयुक्त शिल्पियों का उदय। इन सबको गति देने वाला महत्वपूर्ण कारक लोहा था। यही कारण है कि वी गार्डन चाइल्ड ने लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग युद्ध उपकरण बनाने में हुआ। कृषि संबंधी उपकरण कम ही बने, इसलिए इस काल में लोहे का जितना राजनीतिक परिणाम निकला, उतना आर्थिक नहीं। इस काल की महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी लोहा। ऋग्वेद में वर्णित अयस का अभिप्राय तांबा या कांसा धातु से था। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल ग्रंथ अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से श्याम कृष्ण अयस का उल्लेख मिलता है, जिसे हम लोहे के संदर्भ में मानते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में लोहे के हल को कुशी कहा गया है। पाली साहित्य में लोहार को कम्मार कहा गया है। हस्तिनापुर, अंतरजखेड़ा, बटेसर, नोह, आलमगीरपुर, श्रावस्ती, जखेड़ा, मांडी एवं नारनौल से लोहे के साक्ष्य मिले हैं। मांडी एवं नारनौल से कच्चे लोहे के दो बड़े जखीरे हाल ही में मिले हैं। सबसे पहली बार लोह उपकरण अंतरजखेड़ा के से मिला था। सर्वप्रथम अंतरजखेड़ा एवं नोह से लोह निर्मित हल के फाल पाए गए थे। इसके पश्चात 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच काल अवधि में सिर्फ 4 स्थलों रोपड़, जखेड़ा, कौशाम्बी एवं वैशाली से ही लोहे के फाल वाले हल मिलते हैं। हस्तिनापुर, अंतरजखेड़ा, महिषतल से लोहमल मिले हैं। महिषतल से भट्टियां भी पाई गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अधिकांशतः लोहा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साथ मिलते हैं, परंतु जखेड़ा, कौशाम्बी एवं नोह से प्राप्त लोहा काला लाल मृदभांड संस्कृति के स्तर से प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में विद्वानों की मान्यता थी कि लोहे का विश्व में सबसे पहले प्रचलन एशिया माइनर में स्थापित हित्ती साम्राज्य ने किया था। इन्होंने 1200 ईस्वी पूर्व तक इस ज्ञान को छुपा कर रखा। लोहे पर हित्ती एकाधिकार की बात मिथ्या सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में झूसी इलाहाबाद, राजानल का टीला सोनभद्र, मल्हार चंदौली से प्राप्त पुरानिधियों के आधार पर लोहे की प्राचीनता 1500 ईस्वी पूर्व जाती है। बलूचिस्तान के कोची में स्थित पिराक से लोहा एवं लोहार की भट्टी, गांधार की कब्र संस्कृति के घलगई गुफा से लोहा, तिमारगढ़ से लोहे घोड़े की जो छिल्ला और रास में लगने वाला लोहा मिला है। अल्मोड़ा से उल्लेनी से भी लोहा सामग्री प्राप्त हुई है। अतः अब हीलर की संकल्पना में कोई दम नहीं है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया। दूसरे यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब लोहे की प्राचीनता 1500 ईस्वी पूर्व जाती है, तो इस काल अवधि में हम ऋग्वैदिक काल को भी रखना चाहिए। तो मतलब कि ऋग्वैदिक काल में ही ऐसे सोचा जा सकता है कि लोहे का ज्ञान हो चुका था। अब उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में युद्ध केवल गाय के लिए ही नहीं, अपितु क्षेत्र हेतु भी होने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर के शासक को विराट, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वैराट और दक्षिण में भोज तथा मध्य देश के शासक को राजा बताया गया है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट था। ऐत्रेय ब्राह्मण के वैराज्य को इतिहासकारों का एक वर्ग गणराज्य भी मानता है कि उत्तर वैदिक काल में गणराज्य भी स्थापित हो चुके थे। इस काल में राजा का पद स्पष्ट रूप से वंशानुगत हुआ। हालांकि कुछ राजा जनता द्वारा निर्वाचित भी होते थे, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में सूचना मिलती है कि प्रजा तुम्हें राज्य के लिए वरण करती है। राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु कुछ अनुष्ठान जुड़े, जैसे राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो था वो राजा को दिव्य शक्ति प्रदान करता था। अश्वमेध यज्ञ ये विस्तृत क्षेत्र पर उसका अधिकार स्थापित करता था। वाजपेयी यज्ञ यह राजा को अन्य जनों में श्रेष्ठ दिखाने हेतु होता था। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था।
जिसमें राजा के घोड़े को सभी से आगे निकलते हुए दिखाया जाता था। यज्ञ राजा की पदोन्नति में भी सहायक थे, जैसे रासु यज्ञ करने वाला राजा, वाजपेयी यज्ञ संपन्न करने वाला सम्राट, अश्वमेध करने वाला स्वराज और पुरुषमेध यज्ञ करने वाला विराट तथा सर्वमेघ यज्ञ करने वाला सर्वराट की उपाधि भी धारण करता था। यज्ञ करने से शासक देवत्व प्राप्त करते थे, इसलिए उत्तर वैदिक काल में शासक देवता के रूप में प्रोन्नत हो गए थे। अथर्ववेद में परीक्षित को अर्ध देवता का पद दिया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था। अथर्ववेद में एकराट को सर्वोच्च शासक कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में इस काल के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या 12 बताई गई है। ये प्रथम श्रेणी के अधिकारी रत्नी कहलाते थे और रत्नियों की सूची जो थी वो इस प्रकार थी: पुरोहित पहला पद पे, दूसरे सेनानी, तीसरी ग्रामणी, चौथा संग्रहीता, पांचवा छता, छठा सूत, सातवां भागदूत। भागदूत जो कर संग्रह करते थे या वित्त मंत्री कह सकते हैं। सूत जो होता था वो राजकीय कवि या रथ सेना का प्रमुख। संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था। छता द्वारपाल होता था। इसके अलावा वाता जो उसकी प्रिय रानी होती थी। महिषी जो होती थी वो पटरानी। परिवृत्ति उपेक्षित रानी जो होती थी, जो धार्मिक कार्यों में अपना हिस्सा लेती थी। राजन्य मैत्रायणी संहिता में तक्षा वरदकार को भी रत्नी के रूप में बताया हुआ है। इन्हें राजन्य या राजा कहा गया था। हमें इसके अलावा लगभग यही सूची मिलती है, पर कुछ अन्य नाम जैसे युवराज को भी रत्नी में गिना गया है। तो कुछ नाम एक दो चेंज होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गोविक वर्तन, गवाध्यक्ष जो गायों का ध्यान रखता है, पालागल दूध या पालकी ढोने वाले को भी रत्नी बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सूत एवं ग्रामणी को अराजोन राजकृत एवं मंत्री को राजोन राजकृत कहा गया है। तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाले रत्नी ही हैं। प्रांतीय शासक हेतु स्थपति सीमांत प्रदेश के जो प्रमुख होते थे उनको, और शतपति 100 गांव के प्रमुख को कहा जाता था। गांव के न्यायाधीश को तैत्तिरीय संहिता में ग्रामवादिन कहा गया है। वैदिक संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में किस स्थिति में पहुंची? तो इस काल में विदत जो एक संस्था थी वो लुप्त हो गई तथा सभा में स्त्री के प्रवेश को निषिद्ध कर दिया गया। अब सभा और समिति के अधिकारों में भी कमी आ गई थी क्योंकि राजा की शक्तियां बढ़ गई थी। प्रशासन की इकाई में सबसे छोटा पद होता था कुल, उससे ऊपर ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से ऊपर बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र। अथर्ववेद में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथ में हो। इसी समय से सत्ता जनजातीय से प्रादेशिक हुई। वैदिक साहित्य में आर्य सभ्यता के प्रतिनिधि 9 राज्य थे। इस काल में कुछ नए राज्य उभरे जो निम्नलिखित थे। कुरु राज्य, भरत एवं पुरुजन मिलकर कुरु राज्य में तब्दील हुए। कुरु को भरत एवं पुरु की संतति कहा गया। इनकी पहली राजधानी आसंदीवत बनी। कुरु ने जब दिल्ली का दोआब क्षेत्र जीता तो राजधानी इंद्रप्रस्थ हुई। कुरु राजाओं में वल्हिक, प्रतिपीय, परीक्षित एवं जनमेज प्रमुख थे। जनमेज ने तक्षशिला में सर्प यज्ञ किया था। अंतिम कुरु राजा निचक्षु था जिसने राजधानी कौशाम्बी बनाई। ये हमें जब हम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं तो भी काम आते हैं कि अंतिम कुरु राजा जो था वो निचक्षु था। इसके अलावा प्रमुख कुरु राज्य जो थे वो परीक्षित, जनमेज और वल्हिक प्रतिपीय थे। छांदोग्य उपनिषद में कुरु जनपद के विषय में कहा गया है, यहाँ न कभी ओले और न ही कभी अकाल पड़ा। इसके बाद दूसरा प्रमुख राज्य था पांचाल। क्रीवे एवं तुर्वस मिलकर पांचाल राज्य बने जिनकी राजधानी काम्पिल्य थी। प्रमुख पांचाल नरेश प्रवाहन, जाबिली, अरुणी, श्वेतकेतु एवं सोण सात्रासह थे। शोण ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उत्तरी पांचाल के मुख्य शाखा का संस्थापक तुर्वसु था। पांचाल अपने दार्शनिक राजाओं एवं तत्वज्ञानी ब्राह्मणों के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में कुरु पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य माने गए। उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचाल राज्य को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, आर्य संस्कृति की धुरी तथा प्रजापति की नाभि समझा जाता था। वे संयुक्त राज्य थे। परिचर्का नामक मुख्य नगर से कुरु पांचाल का भौगोलिक विस्तार सूचित होता है। ये अन्य था काशी। यह वरुणावती नदी के तट पर स्थित था जहाँ का दार्शनिक राजा था अजातशत्रु। काशी का अजातशत्रु अपनी दार्शनिक ज्ञान के कारण बहुत उत्तर वैदिक काल में प्रमुख राजाओं में था। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है कि महर्षि बालाकी गार्ग्य ने अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। केकय देश का दार्शनिक राजा अश्वपति था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार उसने दावा किया कि मेरे राज्य में न चोर है, न मद्यप है, न अविद्वान है, न व्यभिचारी है। उपनिषद काल में पांचाल का स्थान विदेह ने ले लिया। विदेह के शासक जनक थे जिनका मूल नाम शीरध्वज था। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है कि जनक ने ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ करवाया और राजन्य बंधु की उपाधि प्राप्त की। बृहदारण्यक के उपनिषद में वर्णित है कि जनक ने एक बार शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया जिसमें गार्गी एवं विदत सहित कुल 8 लोगों ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया। याज्ञवल्क्य ने गार्गी की चेतावनी दी
तो वह पीछे हट गई, लेकिन अंतिम शास्त्रकर्ता विदग्ध को अपनी पराजय का मूल्य मृत्यु से चुकाना पड़ा। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की। तो सबसे पहले आता है कृषि। इस काल में कृषि को प्रधानता मिली। अब से आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो था वो कृषि हो गया। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई आदि से संबंधित कर्म कांडों पर एक पूरा अध्याय ही है। इसमें राजा जनक को स्वयं हल चलाते हुए बताया गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि इस काल में कृषि को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और उच्च कुल के लोग भी उत्पादन में हिस्सा लेते थे। ऋग्वैदिक काल तक हम देखते हैं कि पशुपालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था, कृषि नहीं। अब कृषि प्रमुख आर्थिक जीवन का आधार बन गई। अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख मिलता है। हल को सील, प्रवीर, वंत, प्रवीर आदि कहा गया है। अथर्ववेद में गन्ने का प्रारंभिक वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि पृथ्वी वेन्यू कृषि के देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया। इसमें अनावृष्टि एवं अतिवृष्टि को रोकने हेतु मंत्र दिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अत्यधिक अन्न उपजाओ। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार वर्ष में 2 फसलें तैयार होती थी। इस काल की फसलों को देखें तो जौ, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, तिल मुख्य फसल थे। चावल को व्रीहि एवं तंदुल कहा जाता था। चावल उत्तर वैदिक कालीन फसल है, जिसके साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतर्जखीड़ा से मिल रहे हैं। धान के लिए शाली एवं गेहूं के लिए गोधुम एवं गन्ने के लिए इच्छु शब्द का प्रयोग मिला है। वाजनेसी संहिता में अन्न को पकने, बोने की कालावधि के साथ साथ कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख हुआ है। पशुपालन का भी महत्व इस काल में बना रहा, क्योंकि कठ उपनिषद में 24 बैलों द्वारा खेती किए जाने का उल्लेख है। एक साथ एक हल पे 24 बैलों को बांधे जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल के उद्योग धंधों की बात करते हैं तो वाजनीति संहिता में कुंभकार के अतिरिक्त 18 प्रकार के कारीगरों का उल्लेख किया गया है। इसमें इशुकार, बाण बनाने वाले, जायाकार, धनुष की डोरी के निर्माता, दीवर, मल्लाह, सूत, अभिनय करने वाले और शैलुष जो गायक आदि प्रमुख है। अथर्ववेद में पौष्टिकानि सूक्त में विविध रोगों के उपचार का वर्णन है। अतः समाज में चिकित्सक पेशा भी विकसित हो रहा था। व्यापार वाणिज्य भी होता था। यजुर्वेद में वणिक शब्द की व्याख्या वणिक पुत्र के रूप में की गई है। वणिक की वृत्ति वंशानुगत होने का यह प्रथम उदाहरण है। इसी काल में सर्वप्रथम श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग मिलता है। श्रेष्ठी व्यापारियों का प्रधान था। वणिज व्यापारियों का संगठन था। कुसीद और कुसीदिन उधार देने वाले कहलाते थे। गाय के व्यापारी गौणिज कहलाते थे। जल थल दोनों माध्यमों से व्यापार होता था। वाजनेसी संहिता में 100 डांडों वाले जलपोतों का उल्लेख है। व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय ही था। हालांकि शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में निष्क, कृष्णल, शतमान, पाद जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये या तो सिक्के हो सकते हैं या माप की विभिन्न इकाइयाँ। बाट माप हेतु कृष्णल बाट की मूलभूत इकाई थी। रतिका या तुला बीज माप की सबसे छोटी इकाई थी तथा गुंजा इमली के बीज के समान होता था। निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि इस काल की अर्थव्यवस्था में लोहे की कोई क्रांतिकारी भूमिका नहीं रही। किसान के हल का फाल लकड़ी का ही था। ऐसे में वे जितना उत्पादन अधिशेष नहीं निकाल पा रहे थे कि खेती से भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके। यद्यपि तैत्तिरीय आरण्यक में नगर शब्द आया है, परंतु इस काल के अंतिम दौर में हम केवल नगरों का मंद आभास ही पाते हैं, जैसे हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी। लेकिन इनको भी केवल प्रारंभिक नगर या आदि नगरीय स्थल ही कहा जा सकता है।